मैं कम इन सर। आइए बैठिए। ओके सर। थैंक यू। थैंक यू सर। दीपेश जी, आप जोधपुर से हैं? हाँ सर। आपने तो बीकॉम और एमकॉम किया है। हाँ सर। 2014 में आपने एमकॉम किया था। एमकॉम किस में किया है आपने? सर इकोनॉमिक्स में किया है मैंने। इकोनॉमिक्स में। इसके यस बाद आपने 2016 में पब्लिक एड से एमए किया था। सर। यस सर। आपने पब्लिक एड से जब एमए किया 2016 में, इसके बाद थोड़ा बताइए आपने अब तक क्या क्या किया है। सर जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन है वो मैंने 2015 के बाद शुरू की थी। तो अच्छा, मैं अभी प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ उस दरमियान। सिविल सर्विस में आपने आईएएस एग्जाम दिया है क्या? यस सर, दिया था। आईएएस में आपने इंटरव्यू दिया कभी? नहीं सर। आईएएस में आपने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में पब्लिक एड को चुना, इसलिए आपने एमए किया। यस सर। अच्छा अच्छा। चलिए, तो आपको सुविधा किस में रहेगी, आपसे किस प्रकार के सवाल किए जाएं? राजस्थान, भारत, विश्व या सब्जेक्ट, जो भी पसंदीदा सब्जेक्ट है आपका। नहीं सर, जैसा आप ठीक समझे सर। अच्छा अच्छा। दीपेश जी, शुरुआत करते हैं कि राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा था, उस समय 19 रियासतें थी। हाँ सर। और मारवाड़ के शासक कौन थे जिन्होंने एकीकरण पर हस्ताक्षर किए थे? सर महाराजा हनवंत सिंह जी थे सर। हनुमंत सिंह जी। तो हाँ आप सर। जहाँ रहते हो जिस कस्बे या नगर में, उसका नाम भी हनुमंत सिंह नगर है? हाँ सर, महाराजा हनवंत नगर ही है सर। तो क्या महाराजा हनुमंत सिंह जी राजस्थान के एकीकरण के समय, हस्ताक्षर करते समय खुश थे या असहज थे? नहीं सर, असहज थे वो। प्रारंभ में जो मारवाड़ रियासत को भारत में विलय नहीं करना चाहते थे, पर बाद में भारत सरकार के प्रयासों के द्वारा मारवाड़ का विलय हो गया था सर कोई ऐसे दो कारण बताइए कि महाराजा हनुमंत सिंह जी राजस्थान में अर्थात भारत में विलय के पक्ष में नहीं थे, क्यों पाकिस्तान के पक्ष में थे? सर जितनी मुझे जानकारी है वो मारवाड़ रियासत को स्वतंत्र रखना चाह रहे थे। और जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से मेरी सर जानकारी इतनी है। उनके इसके पीछे और क्या कारण थे उसके बारे में अवेयर नहीं हूँ सर मैं। अच्छा अच्छा। ये भी बताइए कि एकीकरण जब हो रहा था तो कौन से चरण में जोधपुर रियासत राजस्थान में सम्मिलित हुई थी? सर चौथे चरण में हुई थी सर। अच्छा, चौथे चरण का आप नाम बताएंगे? किस नाम से जाना जाता था? सर ग्रेटर राजस्थान के नाम से था सर, अच्छा, बट मैं श्योर नहीं हूँ। कोई बात नहीं है। यहाँ आपको ध्यान हो, चौथे चरण में जिसे हम वृहत राजस्थान कहते हैं, राज प्रमुख जयपुर रियासत के राजा मान सिंह जी बने थे। हाँ सर। लेकिन मेवाड़ के जो राजा थे भोपाल सिंह जी, उनका एक नया पद हाँ सर। गठित किया गया था। क्या हाँ सर। पद था वो? सर महाराज प्रमुख था शायद। महाराज प्रमुख। चलिए ठीक है। लोनी नदी जो है, ये राजस्थान के कितने जिलों को छूती है? सर एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सर मैं अभी नहीं रिकॉल कोई कर बात पा रहा नहीं, हूँ। कोशिश करिए। कौन कौन से जिले नाम बताइए, जैसे अजमेर है, सर नागौर। अजमेर है,
अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली और बाड़मेर। बिल्कुल सही है। तो मुझे ये और बता दीजिए कि बाड़मेर बालोतरा तक तो पानी मीठा है इस नदी का, और हाँ सर। आगे पानी खारा क्यों हो जाता है? क्या कारण है इसका? सर वहाँ पे जो मिट्टी है वो थोड़ी सी जो है नमकीन है, नमक का वहाँ पे है प्रेवेलेंस, इसलिए सर वहाँ के बाद में जो नून नदी का पानी है वो खारा हो जाता है सर। अच्छा, मिट्टी में लवणीयता ज्यादा है। हाँ। जोधपुर के जो जसवंत सागर बांध है, हाँ इसमें सर। पानी कहाँ से आता है? सर जवाई नदी का पानी है सर। अच्छा, चलो तो मुझे अभी आप ये बताओ कि इस समय जो कोरोना संकट चल रहा है, हाँ सर। क्या केंद्र सरकार और नीति आयोग, हाँ सर। इनकी उदासीनता थी या ये फिर बिल्कुल सक्रिय थे प्रारंभ में? सर कुछ हद तक तो इसमें जो है वो लेक्सिटी दिखाई देती है। जी। हम्म। और कुछ हद तक इसमें कोऑर्डिनेशन का अभाव भी दिखाई देता है। बट सरकार ने अपनी तरफ से प्रारंभ में तो काफी प्रयास किए थे, बट जो ये जो डबल म्यूटेंट जो वेरिएंट है कोविड का, हम्म। इसकी इतनी सीवियर इफेक्ट होगी ये शायद किसी ने इमेजिन नहीं किया था। तो इसका एक ये कारण भी है सर। नहीं, मेरा सवाल दोबारा और समझेंगे। नीति आयोग जो है, इसका कुछ दायित्व यस बनता सर। था क्या? हाँ सर बनता था। क्या कमी रह गई नीति आयोग से? सर इसमें मेरा मानना है नीति आयोग की तरफ से तो कोई कमी नहीं रही है, क्योंकि नीति आयोग का जो इसमें मेन जो काम था वो जो डेटा प्रोवाइड करना जो सरकार को, हम्म। उससे काम था। तो नीति आयोग ने जो मॉडलिंग का जो काम है वो किया है, जो इनपुट्स देना था सरकार को, हम्म। वो भी काम नीति आयोग ने जो है वो पूरा किया है। अ, और इसके अलावा जो मेन जो हमको इसमें अभाव दिखता है वो थोड़ा सा फॉलो अप का और कोऑर्डिनेशन का मुझे लगता है। पब्लिक एड आपका एक विषय रहा है, तो मुझे एक सवाल पब्लिक एड से भी पूछना है कि संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय क्या होते हैं? अ, सब। संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय। हाँ। ओके सर। सर जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस जो हैं वो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। हम्म। और गैर संवैधानिक में सर जो शायद कैंटोनमेंट एरियाज जो होते हैं वो शायद नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में आते हैं सर। अभी अपने राजस्थान में कितने नगर निगम हैं? सर 10 हैं सर। 10 में से 3 शहर ऐसे बताइए जहां पर दो दो नगर निगम है। सर जोधपुर में है, जयपुर में है और कोटा में है सर। अच्छा अच्छा। आपने एमकॉम किया हुआ है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आपने एमकॉम किया हुआ है, तो यस सर। एमकॉम आप बिजनेस बेसिकली उसमें आपको ये सिखाया जाता है कि हाउ टू टैकल द बिजनेस, एक काफी यस सर। उससे एक आइडिया मिलती है। आप बताएंगे व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस क्या है? सर कोई भी वस्तु या सेवा का से रिलेटेड अगर हम कोई लेन देन करते हैं तो ब्रॉडली उसको बिजनेस कह सकते हैं। टाटा आप बिजनेसमैन है या इंडस्ट्रियलिस्ट है? सर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और अंबानी क्या है? वो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है सर। इंडस्ट्रियलिस्ट है। अच्छा, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, तो सबसे ज्यादा योगदान किस फील्ड का है? सर सर्विसेज सेक्टर का है। सर्विस सेक्टर। सेक्टर। क्या कारण है कि भारत में सर्विस सेक्टर अन्य इसके समकालीन देशों की अपेक्षा बहुत तेजी से ग्रोथ की? सर सर्विसेज सेक्टर के लिए जो मैन पावर है वो हमारे देश में काफी अच्छी क्वांटिटी में शुरुआत से अवेलेबल थी। सर्विसेज सेक्टर के लिए जो एफडीआई की जो लिमिट है वो भी शुरुआत से उसमें काफी ईजिंग था। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो एफडीआई की लिमिट थी उसके मुकाबले सर्विसेज सेक्टर में एफडीआई की लिमिट ज्यादा थी। और दूसरा सर जो हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और जो रियल एस्टेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई इंडस्ट्री हमको सेटअप करनी होती है तो उसके लिए काफी लैंड हमको एक्वायर करना पड़ता है, जबकि सर्विसेज सेक्टर के लिए हमको उस क्वांटिटी में लैंड की आवश्यकता नहीं होती है।
तो इन सब रीजंस की वजह से सर्विसेज सेक्टर काफी तेजी से बढ़ा है हमारे यहाँ। अभी इस एक त्रासदी से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं गुजर रही हैं, तो इसमें सबसे अच्छा। कम प्रभाव किस क्षेत्र पे पड़ा है? प्राथमिक क्षेत्र पे, द्वितीय क्षेत्र पे या तृतीय क्षेत्र पे? सर प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, उस पर सबसे कम पड़ा है सर। वेरी गुड। लास्ट सवाल, रेमिटेंस क्या होता है? रेमिटेंस के बारे में जानते हैं? यस सर। क्या है? रेमिटेंस जो कोई भी फॉरेन जो मनी होता है जो इंडिया से बाहर रहने वाले जो व्यक्ति है वो हमारे देश में भेजते हैं, उसको जनरल रेमिटेंस कहते हैं सर। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस कहाँ पे आता है? इंडिया में ही आता है सर। वेरी गुड। दूसरे नंबर पे कौन सा कंट्री है? सर जितना मैं रिमेम्बर कर पाऊँ चाइना है सर। गुड। इट्स ओके। पेश जी। यस मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, जो हमारा गंदा मैम पानी निकलता है उसको हम कैसे मैनेज ओके करते हैं? वेस्ट वाटर ओके मैनेजमेंट। मैम। जो मैं समझ पा रहा हूँ मैम, उसमें आप जो फीकल स्लज का जो वाटर होता है या ड्रेनेज जो वाटर होता है उसकी आप बात कर रहे हैं। तो उसके लिए मैम जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके अंदर जो सेकंड जो फेज लॉन्च किया गया है, उसके अंदर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर फोकस किया है कि जो ग्रे वाटर है उसको हम प्रॉपरली ट्रीट करें, और जो अनट्रीटेड जो भी वाटर है उसको हम वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज नहीं करें और उसका हम सही से यूज ले पाए, या इसमें गवर्नमेंट प्रयास कर रहे हैं। दीपेश, अभी लॉकडाउन चल रहा है, लास्ट ईयर भी लॉकडाउन था, क्या यस मैम। डिफरेंस नजर आ रहा है आपको लास्ट ईयर के लॉकडाउन में और इस वाले लॉकडाउन में, और आपने क्या सीखा लॉकडाउन से? मैम पिछली बार जैसे केसेस जो हैं वो काफी कम आ रहे थे, इस बार केसेस बहुत ज्यादा हैं। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है वो पेशेंट्स को बहुत ज्यादा पड़ रही है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है वो स्ट्रेन्ड है। और नहीं, दिस इज पिछली नॉट बार अबाउट लॉकडाउन। मैं लॉकडाउन के लिए पूछ रही हूँ कि आपने पिछली बार भी आप लॉकडाउन में रहे हैं कुछ महीनों के लिए, और इस बार भी आप लॉकडाउन में रह रहे हैं, तो आपकी लाइफ स्टाइल में, आपके अंदर साइकोलॉजी में लॉकडाउन में क्या डिफरेंस था पिछली बार और इस बार वाले में? मैम अगर मैं पर्सनली मेरी बात करूं तो मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन और ज्यादा स्ट्रेसफुल है। और पिछली बार हमें लगता था कुछ लाइट एट द एंड ऑफ टनल दिखती थी, बट इस बार वो थोड़ी सी कम दिख रही है। इसका एंड पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है। तो मतलब आपको साइकोलॉजिकली ये नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है? हाँ। तो आप इसको कैसे, इससे कैसे कोप अप कर रहे हैं, इससे कैसे बाहर आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप इसको रिलीज करने के लिए? इसमें मैं न्यूज़ वगैरह कम देखता हूँ और इसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता, और अपनी जो स्टडीज़ है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ मैं, और वॉकिंग करता हूँ, अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। दीपेश जी, आपकी सर, हॉबी क्या क्या है? सर आईआर से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वो पढ़ना मुझे पसंद है। पढ़ते भी हो या लिखते भी हो? नहीं सर, पढ़ता ही हूँ। लिखते नहीं हो? नहीं सर। तो किस प्रकार के ब्लॉग्स और आर्टिकल पढ़ते हैं आप? सर जनरली तो मैं कुछ एक ऑथर्स हैं, दो तीन, जैसे भरत कर्नाड हैं वो, और एक प्रवीण साहनी जी फोर्स मैगजीन के ऑथर हैं, उनके मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूँ। अच्छा, कोई ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो बिल्कुल निष्पक्ष लिखता हो। सर जिनका मैं पढ़ रहा हूँ, ऑथर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो निष्पक्ष लिखते हैं सर, जैसा मेरा मानना है। क्या ये आपकी हॉबी हो सकती है? क्या हॉबी में आपको मजा आता है ऐसे इस आर्टिकल को पढ़ने में? हाँ सर, मज़ा आता है, क्योंकि जो आईआर की जो फील्ड है वो बहुत ही वाइड है, और मतलब एक ऐसी फील्ड है जो कॉमन पर्सन को भी इम्पैक्ट करती है। जैसे अगर कुछ ऐसी हैपनिंग होती है वर्ल्ड अफेयर्स में, कभी ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, या और कोई, जैसे अभी आज की तारीख में भी इंडिया में इतना एड आ रहा है कोविड से हम्म। रिलेटेड, तो इससे हमको जानने को मिलता है हमारे जो रिलेशंस है किस कंट्रीज से अच्छे हैं, कौन सी कंट्री हमारे को कब हेल्प कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ, आप शारदा एक्ट के बारे में कुछ जानते हैं? यस सर। बताइए। सर ये अजमेर के हरविलास, जो हरविलास शारदा थे, उनके द्वारा लाया गया था, और ये विडो रीमैरिज से रिलेटेड था।
अच्छा अच्छा, बाल विवाह अपराध है या एक कुरीति है? सर दोनों है। दोनों हैं। चलिए तो यस फिर सर। सवाल ये बताइए कि आप एसडीएम हैं यस सर। जोधपुर में, तो आप लगेंगे नहीं, बालोतरा के एसडीएम हैं आप, पर आपको खबर मिली है कि बाल विवाह हो रहा है। अब आप बाल विवाह को रोकने के लिए गए, लेकिन वहां फेरे शुरू हो गए, और ये मान लीजिए वहां यस दो सर। फेरा, जैसे हमारे रीति रिवाज है कि 7 फेरे होने चाहिए। आप जब यस पहुंचे सर। थे अपने लवाजमे के साथ में, जब तक वहां 2 फेरे हो चुके थे, यस सर। अब क्या डिसीजन लेंगे इस समय? सर मैं उसको बाल विवाह को जो भी हो रहा है उसको रुकवाऊंगा, और भले ही अगर ऐसा ही मैरिज अगर हो भी जाती है तो लीगली वो वॉइड होती है, तो वो एज सच ऐसे अचानक भी वॉइड है, तो उस बारात में अचानक आपके बहुत रेस्पेक्टेड आपके रिश्तेदार भी हैं, जैसे ये मान लीजिए कि आपके मामा जी भी हैं और आपके फूफा जी भी हैं, अचानक वो आपके सामने आ जाते हैं, अब क्या डिसीजन लोगे? नहीं सर, जो काम जो जो कार्य किया जा रहा है वो इलीगल है, तो उसको रुकवाना ही उचित होता है सर। मतलब आप कानून के पक्ष में रहोगे? यस सर। चलिए, फिर तो आपका आरएस के जो पेपर है उनमें नीति शास्त्र भी है। यस सर। नीति शास्त्र से भी कुछ सवाल करते हैं। नैतिक और ईमानदारी दोनों एक है या इनमें अंतर है? हाँ सर, एग्जैक्ट मैं समझा नहीं क्योंकि मेरे को इंग्लिश टर्म्स इसके याद है सर। अच्छा अच्छा, मेरा सवाल है कि एसडीएम के रूप में आप अपने वैल्यूज को महत्व दोगे या लॉ को? सर दोनों की अपनी अपनी बराबर महत्ता है, वैल्यूज की भी महत्ता है और लॉ की भी महत्ता है, तो दोनों को मैं इम्पोर्टेंस दूंगा सर। मेरा एक अंतिम सवाल है आपसे। आप एसडीएम हैं यस सर। और इस समय जो कोरोना संकट हम देख रहे हैं, आप एसडीएम को इस समय पावर दे रखे हैं कि जो हमारे ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं हॉस्पिटलों में जो वितरण होता है, एसडीएम को वह अधिकार दे रखे हैं कि वो ये तय करेगा कि कहाँ कितने देने हैं, किस स्थिति में देने हैं। यस सर। अब एक विधवा महिला है जिसका एक बच्चा है, बहुत नाजुक स्थिति में है, वो यस सर। सिलेंडर एक ही है। यस सर। ऐसी स्थिति में वहां एक विधवा महिला भी है, लेकिन वो अंधी है, यस सर। वो भी तड़प रही है। यस सर। दोनों में से क्या डिसीजन लोगे, किसको देंगे आप ऑक्सीजन का सिलेंडर? सर विधवा महिला है और उनका जो पुत्र है, दोनों को ऑक्सीजन की जरूरत है, ये आप कह रहे हैं? जी। सर जितनी मेरी जानकारी है सर, एक सिलेंडर से दोनों जनों को ऑक्सीजन दी जा सकती है। ये व्यवस्था आप कर दोगे दोनों को? यस सर, अगर एक सिलेंडर से दोनों को ऑक्सीजन दी जा सकती है तो मैं दोनों को ऑक्सीजन दूंगा, और साथ ही साथ ये तुरंत इंश्योर करने की कोशिश करूंगा कि और सप्लाई में मंगा सकूं। और सप्लाई आप मंगा सकें। यस बस सर। मेरा अंतिम सवाल और बताइए आप। लॉकडाउन लास्ट ईयर हमने देखा था पहली बार, बिल्कुल हाँ सर। सुनी हो गई थी, यस सर। मजदूरों के पलायन हो रहे थे, जो हम यस सर। देखते थे उसमें पुलिस बहुत ज्यादा, सीधा सा सवाल यह है कि मारा पीटी बहुत कर रही थी। इस बार यस इस सर। तरह का कोई वीडियो नहीं है, लेकिन भय भय जिसे कह रहे हैं ना, इस बार भय बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है लोगों में। ये यस सर। अचानक ऐसा क्यों? ये इन्फॉर्मेशन भी लोगों तक है कि जो ये वेरिएंट है कोविड का, ये ज्यादा हाँ, घातक है। जो यंग लोग हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, चिल्ड्रन हैं, उनको भी ये काफी इम्पैक्ट कर रहा है, उनकी भी डेथ्स हो रही है इस बार। तो इन सब फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन है सर, जिस वजह से लोगों में इसके प्रति काफी फियर है सर। चलो दीपेश जी, आप जोधपुर से हैं, आपसे एक सवाल और पूछता हूँ। मारवाड़ का
अणबिंदिया मोती, मारवाड़ सर। का अणबिंदिया मोती, ओके जानते हो किसे कहते सर, हैं? सुना तो है, मैंने सुना है बट मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। चलिए, तो अणबिंदिया की जगह मैं बोल देता हूँ मारवाड़ का उद्धारक। ऐसा व्यक्ति जिसने अपने स्वामी अर्थात शासक को बचाया हो और वही शासक ने उन्हें देश निकाला दे दिया। हाँ सर। सर मुकुंदास खींची जी की बात कर रहे हैं? हो सकता है, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ दुर्गादास राठौड़ की। हाँ सॉरी सर, हाँ सर, याद आ गया। तो आप मुझे ये बताइए कि दुर्गादास राठौड़ ने 30 साल तक मारवाड़ की सेवा की थी और महाराजा अजीत सिंह जी को बचाया भी था। हाँ सर। कह लीजिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी, लेकिन वो ऐसी कौन सी घटना थी जिससे अजीत सिंह जी ने दुर्गादास को देश निकाला दे दिया? दरबार में जो अन्य जो मंत्री होते हैं, उनकी हाँ, सलाह पर उनको जो है वो निकाला था सर। कोई घटना? सर घटना मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।